खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। आज राजनीति की अगर बात करें तो राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में जो मामला ठंडा पड़ गया था, एक बार फिर गर्मा गया है। हम बात कर रहे हैं फोन टैपिंग मामले की। एक बार फिर इस पर सियासत तेज हो गई है, वार पलटवार शुरू हो चुके हैं और वजह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस का यह कहना है कि ये एफआईआर इतने समय बाद दिल्ली में दर्ज क्यों करवाई गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि अब इस पूरे मामले को लेकर वो पटाक्षेप करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने सच सामने लाने के लिए एफआईआर दर्ज की है। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग पहलू क्या क्या इसके सामने आ रहे हैं और पैनल में भाजपा के तौर स्वतंत्र प्रतिनिधि कांग्रेस हमारे साथ और वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हमारे साथ इस चर्चा का। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत का तो अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन जैसे ही दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद राजस्थान में अगर कांग्रेस नेताओं की बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी, इन दोनों ने अपनी बात सामने रखते हुए किस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाए, पहले ये आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा का हिस्सा बनेंगे। बात बताइए, जब ये फोन टेपिंग को लेकर मुद्दा चला, उस बात को आज 1 साल होने को आया। 1 साल बाद गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जागे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है दिल्ली में। बीजेपी की, केंद्र की मोदी सरकार, गजेंद्र सिंह शेखावत और ये सब लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। आप जब जोधपुर से जीत कर गए, यदि आपको कोई तकलीफ, आप जोधपुर में मुकदमा दर्ज करा दें। यदि आपको राजस्थान की सरकार से तकलीफ है तो आप जयपुर में मुकदमा दर्ज करा दें। और इतने दिन बाद ये मुकदमा दर्ज करने का राइट उनका उस दिन खत्म हो गया जिस दिन उनका नाम आया था। उसी दिन मुकदमा दर्ज करने का 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होते हैं। अचानक आप जागे हैं और पॉलिटिकलाइज होकर, क्योंकि केंद्र सरकार के नेता, केंद्र सरकार खुद सबसे ज्यादा फोन टेपिंग करवाती है। एफआईआर उनके दिमाग की उपज भी हो सकती है और एफआईआर एक साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। जिस तरीके की साजिशें सरकारों को गिराने की भारतीय जनता पार्टी उसका हाईकमान रचता रहा है, ये उसकी कड़ाई का एक हिस्सा हो सकती है। सारी बातें एफआईआर की कॉपी मिल जाए, देख लें, क्या इस पर रुख रहता है ये देख लेते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस का और राजस्थान की सरकार किसी भी प्रकार से विचलित नहीं है। हमने जो किया है, हमने तो विधानसभा में घोषणा की है, जो कुछ किया है कानून सम्मत किया है। जो फोन टेपिंग की बात बार बार कहते हैं, अगर वो अपने आप को अपराधी मानते हैं तो निश्चित रूप से उनका टेलीफोन टेप हुआ होगा। आवाज का सैंपल दे नहीं रहे और उसके बाद ये दावा कर रहे हैं कि उनका टेलीफोन टेप हुआ, तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो आपने सुना कि कानून पूरे मामले को लेकर चाहे बात में कुछ बोले ना बोले, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। कांग्रेस पर डोटासरा ने भी अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात सामने रखी थी। स्वर्णिम जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस का ये कहना है कि इतने लंबे समय बाद क्यों एफआईआर दर्ज करवाई गई है और दिल्ली में क्यों एफआईआर दर्ज करवाई गई है। लेकिन ये सवाल किसी हद तक तो सही कहा जा सकता है, लेकिन एफआईआर कभी भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसको लेकर, एफआईआर दर्ज कराने को लेकर कांग्रेस की आपत्ति क्यों है? देखिए, कांग्रेस की आपत्ति नहीं, कांग्रेस का एक प्रश्न है। कांग्रेस ये जानना चाहती है, हम लोग ये जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर गजेंद्र सिंह जी ने आज जो एफआईआर दर्ज कराई है, क्या उनको सूचना, कोई ऐसी नई सूचना प्राप्त हुई है? जिस सीडी को लेकर के, जिस वॉइस सैंपल को लेकर के, या जिस इनकी कहना चाहिए आवाज को लेकर के बवाल मचा था पूरे प्रदेश में, उसको लेकर के आपने इतने महीने तक चुप्पी क्यों साधे रही? जब यहाँ पे इसकी जांच हो रही थी, प्रकरण की जांच हो रही है, आला अधिकारी जाकर के वॉइस सैंपल लेना चाह रहे थे, आपकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। किसी ने आरोप तो आप पे लगाया नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन आपने वॉइस सैंपल देने से इनकार किया। आप यहाँ पे प्रदेश की जनता को जवाब नहीं देना चाहते, आप राजस्थान सरकार को जवाब भी नहीं देना चाहते, आप पुलिस को जवाब नहीं देना चाहते। तो और सबसे बड़ा, आज ए.के. जैन साहब भी हमारे बीच यहाँ पे बैठे हैं, ये आगे आपको बताएंगे कि एक ही घटना को लेकर के 2 तरह के प्रकरण दर्ज नहीं होते हैं। एक ही प्रकरण में जो भी घटना है उसकी जांच हो जाती है,
ये थोड़ा वो अधिवक्ता है हमारे बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो आपको स्पष्ट करेंगे। लेकिन हमारा प्रश्न एक है और इस सीधा साधा प्रश्न है कि आज गजेंद्र सिंह जी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने ये तो सुना था कि अब पीड़ित को अपना न्याय पाने के लिए एफआईआर दर्ज कराता है। भारतीय जनता पार्टी का जो वक्तव्य है और जो स्पष्टीकरण है वो ये है कि साहब हम पटाक्षेप करना चाहते हैं इस प्रकरण को और पाक साफ निकल के आना चाहते हैं। तो स्वयं को पाक साफ या निर्दोष साबित करने के लिए एफआईआर होते हुए ये पहली बार देखी है, जबकि पूर्व में एफआईआर दर्ज हुई, प्रकरण दर्ज हुआ, जांच हुई, उसमें आप अपीयर नहीं हुए, आपने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया, आपने ये कहा कि साहब मेरी वॉइस नहीं है। तो जब सारी चीजें हैं अगर, तो आप उस वक्त जांच में आते। जबकि प्रदेश, देखिए, एक बड़े नेता की आवाज को जनता आराम से पहचानती है। जनता ने तो अपनी अदालत में फैसला कर लिया जो उन्हें करना है। आज पुलिस के माध्यम से या दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो आपकी सरकार के अधीन है, आप क्या खेल खेलना चाहते हैं, इसका जवाब तो जनता को आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि निर्दोष थे अगर आप, आपका कोई वॉइस नहीं है, आपका कोई उसमें बातचीत नहीं है, तो पहले से जो जांच चल रही थी उससे आप क्यों दूर भागे? क्या प्रकरण में आपने एफआईआर दर्ज करा करके ये साबित करना चाहते हैं या पुलिस के द्वारा क्या ये रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि साहब मेरा कोई इसमें जो भी घटनाक्रम राजस्थान में हुआ था या जो बातचीत है इसमें मैं शामिल नहीं था? तो ये एक बड़ा अजीब सा प्रक्रिया अपनाई गई है, आश्चर्यचकित करने वाली है कि आप इतने 7 महीने बाद, 8 महीने के लगभग हो गए हैं कि किसी घटना को, 8 महीने पहले की घटना को, जिससे ऐसा भी नहीं है कि आपको उसका संज्ञान नहीं है, आपको उसकी जानकारी नहीं है, जबकि पुलिस के आला अधिकारी उस घटना को लेकर के आपके पास गए, बयान हुए, मीडिया ने के द्वारा वहां घटनाक्रम के बारे में पूछा गया और आप वहां पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कार्रवाई में शामिल नहीं होते हैं, जो कार्रवाई हो रही है उससे बचने का प्रयास करते हैं और आज आप एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर में ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और उस काले को आप सफेद बताने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि है काला ही और काला ही रहेगा। लेकिन आप उसको अगर सफेद सिर्फ बताने के लिए साबित तो आप कर नहीं सकते, लेकिन सफेद का सर्टिफिकेट चाहते हैं, उसके लिए ये सारी कार्रवाई हुई है प्रभात जी। लेकिन देश की, राजस्थान की जनता स्पष्ट रूप से जानती है, उसको पता है कि सच्चाई क्या है और इस सच्चाई का जो भी नतीजा होगा वो जनता उनको किसी ना किसी दिन प्रदान करेगी, ये तय बात है। चलिए स्वर्णिम जी, मैं अब ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, अब इस पूरे मामले में जब एक नई एफआईआर दर्ज हो गई है, कानूनी अगर हम इसको नजरिए से देखें तो कौन सा नया मोड़ इस पूरे मामले में इस एफआईआर के बाद नजर आता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी तक एफआईआर क्या दर्ज हुई ये सामने नहीं आया है। 7 दिन पहले ये कहा गया कि उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी, परिवाद दिया था, जिस पर प्रारंभिक जांच के बाद तुगलक रोड थाने ने कोई एफआईआर दर्ज की है। अब जहां तक टेलीफोन टेपिंग के मामला है, इसमें 2 प्रश्न है। पहली चीज तो क्या टेलीफोन टेपिंग अनऑथोराइज तरीके से हुई, अर्थात टेलीग्राफ एक्ट के रूल्स के वायलेशन में, टेलीग्राफ एक्ट के वायलेशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीयूसीएल के डायरेक्शंस के विपरीत अगर टेलीफोन टेपिंग की गई है तो वो एक अलग प्रश्न है। दूसरा ये है कि क्या किसी ऐसे आदमी ने उनके मोबाइल के साथ या उनकी ऑडियो के साथ छेड़छाड़ कर गलत तरीके से ऑडियो या जो भी वीडियो बनाकर उसको उस पर वायरल किया है, क्योंकि उन्होंने सुनने में आया है कि सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा जिन्होंने इसको भेजा था उसको भी इसमें मुलजिम बनाया है, तो वो अलग आता है। जहां तक पहली की बात है, इलीगल टेलीफोन टेपिंग की बात है, उसमें प्रथम दृष्टिया एफआईआर दर्ज करने जैसी बात इसलिए पैदा नहीं होती कि अगर इलीगल टेलीफोन टेपिंग हुई है तो ये रिट का मामला होता है, या चूंकि ऑलरेडी इस मामले में एक इन्वेस्टिगेशन जारी है, 124A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, ये उसमें गया था, तो ये राज्य सरकार, क्योंकि अगर इलीगल टेलीफोन टेपिंग होती तो मुकदमे में जांच नहीं होती, इसलिए अगर टेलीफोन टेपिंग हुई है तो वो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रिकॉर्ड के अनुसार से होगी, और अगर रिकॉर्ड के अनुसार नहीं हुई है, ऑर्डर्स के अनुसार नहीं होता तो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन का मामला है। और दूसरा मामला है कि उसको गलत तरीके से डॉक्टर्ड करके और उसको वायरल करना जो आईटी एक्ट के तहत अपराध है। अब ये जब प्रथम सूचना रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता लगेगा, परंतु
जैसा स्वर्णिम जी ने कहा कि इसमें एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये आता है कि जो डिले इन एफआईआर, 8 महीने की जो डिले है एफआईआर में लिमिटेशन नहीं है, पर कोर्ट्स ये कहती है कि आपकी एफआईआर अर्लीस्ट टाइम पर दर्ज कराई जानी चाहिए। और 8 महीने तक अगर एफआईआर दर्ज नहीं की है तो ऐसा लगता है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, विधिक उनका अपना एक सेल भी है, सब वो जानते हैं। तो निश्चित रूप से हो सकता है उनके सामने कोई नई बात आई हो और जिसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि न तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने उस एफआईआर को डिस्क्लोज किया है और न ही अभी तक पुलिस की तरफ से वो सामने ही, ऐसा लगता है कि बड़ा सीक्रेटिव ढंग से सारा काम किया जा रहा है, जबकि पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोग तो खुलेआम करते हैं। अगर एफआईआर दर्ज करानी थी तो जनता को बताना चाहिए था कि मैंने क्या है। परंतु टेलीफोन टेपिंग इलीगल टेलीफोन टेपिंग अगर की गई है तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल के निर्णय में बहुत गंभीर बात माना है और ये भी माना है कि ये प्राइवेसी का और जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन है। और यदि किसी ने गलत तरीके से वीडियो और ऑडियो बनाकर भेजा है तो वो भी आईटी एक्ट के तहत अपने आप में अपराध है। परंतु यदि वो कहते हैं कि ये उनका टेलीफोन गलत रिकॉर्ड हुआ तो इसका दूसरा पक्ष ये होता है कि इसका मतलब वो मान रहे हैं कि जो आवाज है उनकी है। और ये सब हमारा गैस वर्क है। जब तक एफआईआर सामने नहीं आएगी तब तक ये कहना मुश्किल है कि क्या अपराध उन्होंने बनना बताया है, इलीगल टेलीफोन टेपिंग या गलत तरीके से वीडियो या ऑडियो बनाकर उसको वायरल करना। दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि एफआईआर क्या की गई है, क्या सरकार को या सरकारी अधिकारियों को मुलजिम बनाया गया कि उन्होंने उनका टेलीफोन गलत तरीके से हनन करके जो राइट ऑफ प्राइवेसी का उल्लंघन किया, अपराध किया है, और या किसी आदमी ने उनकी आवाज को मिक्स करके गलत ऑडियो बनाकर बाहर भेजा है तो वो दूसरा किस्म का अपराध होता है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि 10 महीने बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और यदि ये बिना किसी आधार के 10 महीने की डिले हुई तो इसका जवाब देना कोर्ट में बहुत भारी पड़ता है। जी ओपी यादव साहब, जी ओपी यादव साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या गड़बड़े, फोन में गड़बड़े, क्या चक्कर है? यादव जी हमारे साथ अभी कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं पहुंच पा रहा है। एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सोनी जी आपके पास में पूरा ये मामला उठा था और इस पूरे मामले में विधानसभा में सवाल जवाब हुआ, बहस हुई और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया, सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि किसी भी जनप्रतिनिधि की ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर फोन टैपिंग नहीं हुई है। ये जवाब देने के बाद मतलब ये दो तरह की विरोधाभासी चीजें आ रही हैं। ऑडियो सामने भी लेकर सत्ता पक्ष आया और अब ये भी कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई फोन टैपिंग नहीं हुई है। तो ये विरोधाभासी चीजें भी तो कांग्रेस के विपक्ष में जा रही हैं, तो कांग्रेस के खिलाफ जा सकती है आने वाले वक्त में। नहीं देखिए प्रभात जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने विधानसभा में सभी के समक्ष ये पटल पर है, कोई सार्वजनिक समारोह में या किसी पब्लिक रैली में नहीं बोला। विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया, एक बार नहीं कम से कम 2 बार दिया ये जवाब, 2 दफा ये, क्योंकि जब पहला सत्र 5वां सत्र था और 6ठे सत्र दोनों में ये मामला आया था तब उस वक्त ये जवाब दिया गया था सरकार की तरफ से कोई भी किसी जनप्रतिनिधि की टेलीफोन टैपिंग नहीं करवाई गई, कोई सर्वेलांस पे नहीं है कोई भी जनप्रतिनिधि। और रही बात टेलीफोन टैपिंग जो सरकार द्वारा कराई जाती है तो वो तो एक पुलिस की और कर्मचारियों की इनकी प्रक्रिया है, इस नियमित प्रक्रिया के तहत देश की सुरक्षा को, राष्ट्र की सुरक्षा को या समाज की सुरक्षा को या कोई अपराध रोकने के जो भी एक वो बिंदु हैं, उन बिंदुओं के तहत वो प्रक्रिया से अफसर कराते हैं, उसमें सरकार का कोई काम नहीं होता। तो जनप्रतिनिधियों की कोई टेलीफोन टैपिंग सरकार ने नहीं कराई थी। हमने कभी ये क्लेम भी नहीं किया कि ये गजेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं ये उनकी ऑडियो है। ये एफआईआर जो दर्ज हुई थी इसमें ये कहा था कि सब नाम इस तरह से आ रहा है कि गजेंद्र सिंह कोई जो बोल रहे हैं नाम का जिक्र, वो कोई भी हो सकता है ना। तो लेकिन उसमें क्योंकि प्रकरण ऐसा था और आशंका जो थी और जो समझ में आ रहा था सबको, तो वो ये थी उस वक्त हमने यही कहा कि जो भी जांच है हो जाएगी, कौन है जो सामने आ रहा है उसकी बात हो जाएगी। तो उसको लेकर के ऑडियो सैंपल लेने की बात थी, ऑडियो सैंपल लेने से उस वक्त मना कर दिया गया। हालांकि अभी ऐसा कुछ पता नहीं सच है या झूठी है क्या है, कुछ कॉपियां जो एफआईआर दर्ज हुई है इंग्लिश में एक परिवाद देकर के और में एक एफआईआर है जो चल तो रही है, ये मुझे नहीं पता कि वही एफआईआर है तो गजेंद्र सिंह जी ने दर्ज कराई है या किसी ने कराई है। लेकिन निश्चित रूप से एक चीज तो तय कि या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्वीकार करने कि गजेंद्र सिंह जी की आवाज है
ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। ओपी यादव जी, तकनीकी खामी की वजह से आप थोड़ा सा लेट जुड़ पाए। अब 8 महीने बाद देखिए दो तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो 8 महीने बाद एफआईआर दर्ज होना, एफआईआर का मजमून क्या है ये तो अभी पता नहीं पड़ पाया, लेकिन इतने वक्त की देरी, और एक तरह से इसको ये कहना कि उनका ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है, उनका फोन टैप किया गया है, क्या ये स्वीकारोक्ति नहीं है कि जो आवाज रिकॉर्ड की गई है वो तथाकथित नेता की ही है? देखिए वो तो बात की बात है, लेकिन मूल रूप से इंडियन टेलीफोनिक एक्ट के अंतर्गत देश या प्रदेश की सुरक्षा के लिए फोन टेप किया जा सकता है। तो इनको ऐसा कौन सा प्रदेश के अंदर सुरक्षा की खतरा हो रखा था जिसमें फोन टेप किया? दूसरी बात, इन्होंने पहले मना किया और बाद में सार्वजनिक रूप से विधानसभा में हाँ किया। और ये भी सीएम और सीएस से पहले पूछा गया था, सवाल लगाया हमने सितंबर में, और इनका जवाब आया अभी मार्च में। तो 7-8 महीने इन्होंने लगाई, जबकि 1 महीने में सवाल का जवाब आ जाना चाहिए। और अब यही हमसे ये पूछ रहे हैं कि सब इतना लेट एफआईआर दर्ज क्यों कराई? तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए इतना लंबा इंतजार इसलिए करना पड़ा क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से आपके सवाल का जवाब सदन में नहीं दिया गया? सदन में नहीं दिया गया। समय पे अगर समय पे जवाब दे देते तो हम समय पे एफआईआर दर्ज करा देते। अब ये इन्होंने पहले क्यों तो मना किया? मुख्य मामला राजस्थान नैतिकता के आधार पे तो इन्होंने सदन को गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया। उसके नैतिकता के आधार पे तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ये सार्वजनिक हो चुका है कि हाँ हमने फोन टैप किया है, जबकि फोन टैप करना इलीगल है। उसके बावजूद इन्होंने फोन टैप किया है। कांग्रेस के 2 आरोप और हैं, उनका भी मैं आपसे जवाब चाहूंगा। एक तो आरोप ये है कि दिल्ली में एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई। पहली बात तो ये कि दिल्ली राजस्थान की टेरिटरी का पूरा मामला है, दिल्ली में एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई। और उसके साथ ही जो आपने देरी को लेकर कहा, ये एफआईआर तो पहले भी दर्ज करवाई जा सकती थी और उसमें सदन में जो जवाब था उसका जब मामला पूरा आगे बढ़ता तो उसका हवाला उसमें दे दिया जाता। तो इतनी देरी और दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसको लेकर ये सवाल है। हमने जो विधानसभा में प्रश्न लगाया था उसके इंतजार में थे, अब इनका प्रश्न का जवाब आ गया, इन्होंने हाँ कर ली सार्वजनिक रूप से। तो और दिल्ली में हमारे दिल्ली के देश के वो जो है मंत्री हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली में अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो कहीं पे भी एफआईआर तो कहीं पे भी दर्ज करा सकता है व्यक्ति, ऐसा तो कोई फाउंडेशन है नहीं कि एफआईआर दर्ज कहीं पे नहीं हो सकती। जहां व्यक्ति ज्यादा रहता है वहीं पे एफआईआर दर्ज कराएगा। दिल्ली में एफआईआर दर्ज, ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो एफआईआर जो है वो भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं जिन पर बार बार आरोप लगते रहते हैं फोन टैपिंग के और सत्ता परिवार, उनके कहने पर उनके निर्देशन में दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। नहीं, एफआईआर तो कहीं पे भी दर्ज कराई जा सकती है। 0 एफआईआर आप कहीं पे भी दर्ज करा सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है देश में कि आप जहां अपराध हो वहीं पे एफआईआर दर्ज कराई जाए। चलिए जैन साहब आपके पास मैं आऊंगा, स्वर्णिम जी आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। 0 एफआईआर, मैं इसकी थोड़ी सी कानूनी पहलू को समझना चाहूंगा। 0 एफआईआर, उसकी क्या कोई समय सीमा निर्धारित है और कितने समय में की जा सकती है, और कौन कौन से अपराध इसके जद में आते हैं जिन मामलों को लेकर 0 एफआईआर दर्ज की जा सकती है? कोई गंभीर अपराध, आईटी एक्ट से जुड़े अपराध या फिर दुष्कर्म से जुड़े अपराध? क्योंकि अब तक जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन हो सकता है कि आप इसको दूर करेंगे कि जो दुष्कर्म के मामले होते हैं उनमें इस तरह के मामले में एफआईआर 0 एफआईआर दर्ज की जाती है, क्योंकि उसमें पीड़ित को यह डर होता है कि उसका वहां पर उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको इससे इस पूरे मामले को लेकर 0 एफआईआर और राजस्थान की टेरिटरी से बाहर दिल्ली में इस एफआईआर का दर्ज होना, कानूनी पहलू जानना चाहूंगा इसका। देखिए सर, 0 एफआईआर जैसा कोई शब्द कानून में नहीं है, ये एक आम बोलचाल की भाषा में पैदा हुआ शब्द है। कानून ये कहता है कि प्रसंज्ञान किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्रथम सूचना दी जा सकती है। और ऐसी प्रथम सूचना यदि ऐसे पुलिस स्टेशन में दी जाती है जिसमें का जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार उस मामले में नहीं होता, तो वो प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करके उस प्रथम सूचना रिपोर्ट को संबंधित पुलिस थाने के जिसका कि क्षेत्राधिकार होता है वहां पर भेज दिया जाता है। वो उस मामले को 0 एफआईआर की जा सकती है। इसलिए अगर गजेंद्र सिंह जी के मामले में ये 0 एफआईआर है तो ये एफआईआर दिल्ली में और ये राजस्थान के क्षेत्राधिकार में पैदा हुई होती तो दिल्ली में दर्ज होने के बाद वो राजस्थान में संबंधित पुलिस स्टेशन में आ जाती। इसलिए ये तो लगता नहीं कि ये 0 एफआईआर है, परंतु ऐसा लगता है
क्योंकि अभी एफआईआर के कंटेंट मैंने नहीं देखे ने मेरे सामने आए, तो दिल्ली का क्षेत्राधिकार में ही उन्होंने कोई अपराध होना बताया है और इसीलिए दिल्ली के अंदर तुगलक रोड थाने में जांच के बाद वो एफआईआर दर्ज की गई है। तो जीरो एफआईआर का वाली बात तो कि कोई सुविधा के हिसाब से नहीं होती, एफआईआर दर्ज होती है क्षेत्राधिकार के मामले में। सुविधा सिर्फ इतनी सी है कि पीड़ित उसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दे सकता है और वो पुलिस स्टेशन उसको संबंधित पुलिस स्टेशन जहाँ का क्षेत्राधिकार होगा वहां भेजेगा। क्योंकि एफआईआर राजस्थान में नहीं आई है, इसका मतलब निश्चित रूप से राजस्थान का क्षेत्राधिकार दिल्ली ने नहीं माना है और दिल्ली के क्षेत्राधिकार को ही माना, तभी उन्होंने इस मामले में वहां जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। जी, कांग्रेस की तरफ से एक जो आरोप लग रहा है उसको लेकर जैन साहब आपसे जानना चाहूंगा। उनका ये कहना है कि दिल्ली में एफआईआर इसलिए दर्ज करवाई गई है क्योंकि बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमेशा अपनी जो एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल करती है, जो उनके क्षेत्राधिकार में एजेंसियां आती है, एनआईए की बात करें, सीआईडी की बात करें, ये सब अपनी एजेंसियां होती हैं, उनकी केंद्र सरकार के अधीन होती हैं और इसी वजह से वहां पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है ताकि वो यहाँ पर आकर इस पूरे मामले में उनके निर्देशानुसार कार्रवाई कर सके। तो इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक रूप से सभी राजनीतिक दल अपने अपने शक्तियों का इस तरीके से दुरुपयोग करते हैं। और मैं तो ये भी कहूँ, पहले भी मैंने जन टीवी पर डिस्कशन जब हुए थे, जब राजस्थान में पॉलिटिकल संकट चल रहा था, तब भी मैंने कहा था कि अब जो ये पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे स्टेट की एसओजी हो या स्टेट की सीबी हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बन गए। राजस्थान में भी जब मुकदमा दर्ज हुआ, जो हरियाणा में बैठे हुए विधायक थे उनके खिलाफ 124 और 153 में राजस्थान की एसओजी ने मुकदमा दर्ज करके वहां पर जांच करने के लिए चले गए थे। इसी तरह केंद्र सरकार की पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो सीबीआई और ईडी में मुकदमा दर्ज कर देती है। तब भी कांग्रेस के कुछ नेताओं पर सीबीआई और ईडी के, तो ये तो दोनों तरह की जो भी पक्ष है वो अपनी अपनी जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसी जो कायदे से कानून के हिसाब से चलनी चाहिए, उसकी बजाय उसे अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज करता है, चाहे एसओजी हो, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो। एसओजी का भी ऐसे ही दुरुपयोग हुआ है और सीबीआई, ईडी का भी और दिल्ली पुलिस का भी इस तरीके से दुरुपयोग होता रहा है। ये एक बिल्कुल जानी मानी बात है। परंतु अगर कानून की बात करें तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि एफआईआर में आरोप क्या है। इलीगल टेलीफोन टैपिंग का आरोप है या गलत तरीके से किसी अनऑथराइज आदमी ने उनकी बातचीत को तोड़ मरोड़ कर और एक फर्जी ऑडियो बनाकर उसको वायरल करने का आरोप है। दोनों स्थितियां अलग अलग है। दूसरे मामले में ये आईटी एक्ट का अपराध बनता है और पहले मामले में टेलीग्राफ एक्ट का और टेलीग्राफ रूल्स का वायलेशन का मामला बनता है। दोनों की स्थितियां अलग अलग है। पर मुझे जो संभावना लगती है वो ऐसा लगता है कि जो दूसरी बात है कि आईटी एक्ट के तहत उनकी बातचीत को गलत तरीके से रिकॉर्ड कर या उसको फिर तोड़ मरोड़ कर और उसको एडिट करके और उसको बदनाम करने के लिए वायरल किया गया, तो ये आईटी एक्ट का अपराध बनता है क्योंकि इसमें बार बार ओएसडी लोकेशन का नाम आ रहा है जिन्होंने कि उसको ऑडियो को वायरल किया था या सब जगह पर भेजा था। चलिए, स्वर्णिम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगा। ओपी यादव साहब के सवाल पर आपका कुछ जवाब था? देखिए, मैं तो प्रभा जी एक ही बात कहना चाह रहा था। ये बात थी कि ओपी यादव साहब को शायद प्रकरण की जानकारी नहीं है या ये अनजान बनना चाहते हैं या गलत तथ्य लेकर के यहाँ पे टीवी डिबेट में बैठ गए। सबसे पहली बात आपको ये देखना होगा कि ये बार बार दो चीजें कहते हैं कि साहब सरकार ने पहले तो कहा कि टेप नहीं किया, फिर कह रहे हैं कि टेप किया। तो ये आरोप जो लगा रहे हैं, क्या हमने कभी ये कहा कि किसी जनप्रतिनिधि के या किसी सांसद के या इनके जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके फोन टेप नहीं किए या किए? ऐसी कौन सी स्वीकृति दीदी? या तो आप स्वीकार कर लें कि आप ही की आवाज है फोन टैप की और आरोप लगाएं, आ जाए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगाए ना आरोप, एक बार स्वीकार तो करिए कि उन्हीं की आवाज है। देखिए, सबसे बड़ी आपके मुख्यमंत्री ने और आपके सीएस साहब ने मना किया क्लियरली। जब सितंबर के महीने में पूछा गया था कि भाई वो टेप हुए क्या, तो आपने मना किया और अभी पहले जान किए तो विरोधाभासी बयान तो आपके नेताओं के हैं, हमारे थोड़ी, हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? कार्रवाई देखी, इसलिए क्या बयान दे रहे हैं? विधानसभा में मुख्यमंत्री महोदय ने 14 अगस्त को भी कहा था कि हम जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन टैप नहीं कराते, जिनके होने होते हैं उनके होते हैं। यही बात सही है। तो अब क्यों हाँ भरी, अब क्यों यस किया कि हमने फोन टेप हुए? क्या ये आरोप एक बार लगवा से आप मत लगाओ ओपी यादव जी। हो सकता है आप यहाँ पे बैठ करके कुछ बोले,
और गजेंद्र सिंह जी जो है कुछ और बोल रहे हो। आप एक बार उनसे ये आरोप लगवा दो कि उनका टेलीफोन टैप हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिस एजेंसी से चाहोगे जांच हो जाएगी। एक बार बोलो तो सही। इसीलिए तो एफआईआर कराई है, एफआईआर इसीलिए तो कराई है कि जांच के लिए तो कराई है एफआईआर। आप सिर्फ इतना सा जवाब दे दो जनता को, क्या ऑडियो जो आया था उसमें गजेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, क्या उनकी आवाज है? आप मानते हो क्या ऐसा? बोलिए, बताइए आप। इसके जांच के लिए एफआईआर कराई है स्वतंत्र जी, इसकी जांच के क्या लिए। आप तो गजेंद्र सिंह जी की आवाज है? आप बार बार बोलते हैं ना कि ये वॉइस टेस्ट के लिए बच रहे हैं, वॉइस टेस्ट के लिए बच रहे हैं, आप कहते थे ना। आप क्या कहना चाहते हैं? आवाज है या नहीं ये बता दें। नहीं, अभी आपके नेता क्या बोलते हैं? पहले मना किया, अब हाँ, उन्होंने राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया। और कौन से जांच के दायरे में थे जो उन्होंने फोन टेप का अधिकार प्राप्त किया? चलिए यादव साहब मैं बताता हूँ किसी एजेंसी से परमिशन ली थी या किसी से पूछा था, किसी से टेप करने के लिए? इस पूरे मामले तो ऐसे इलीगल तरीके के काम आपके सरकार करती है और फिर सवाल आप हमसे पूछते हो। यादव साहब आप कर रहे हो कि ये गजेंद्र सिंह जी की आवाज है? क्या आप ये एक चैनल के माध्यम से आप बता तो दे कि आप स्वीकार कर रहे हैं क्या कि वो केंद्रीय मंत्री जी की आवाज है? फिर आरोप जो ये हादसा में ये तो उसी के संदर्भ में तो एफआईआर हुई है ना, उसकी जांच के संदर्भ में ही तो हुई है ना। कुछ नए तथ्य सामने आएंगे। जैन साहब जनता के सामने झूठ नहीं बोला करते हैं। आपने यदि फोन टेप किए तो आपने सार्वजनिक रूप से हाँ कर लेनी चाहिए थी पहले ही। इतना क्यों लगाया? इस सवाल के साथ मैं जैन साहब के पास आ रहा हूँ, स्वर्णिम जी मैं आ रहा हूँ, जैन साहब के पास जा रहा हूँ एक बार के लिए। जैन साहब देखिए, इस मामले में ये एक पहलू ये भी हो सकता है, सरकार का ये कहना है कि हमने किसी जनप्रतिनिधि का फोन टेप नहीं किया। इसमें जो थर्ड पार्टी है जिससे बात की चल रही थी, जो कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने पैसों के लेन देन को लेकर ये बातचीत की, सरकार ये पहलू सामने रखती रही है। उनके कांग्रेस के नेताओं ने ये बात, सरकार ने तो नहीं लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ये बात सामने रखी है कि जनप्रतिनिधियों का फोन टेप नहीं किया गया। क्या इसका मायना ये माना जाए कि फोन टेप तो किसी और का किया गया था लेकिन उसमें जनप्रतिनिधि की आवाज टेप हो गई, तो इस मामले में बचने का एक रास्ता वो निकल सकता है सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए, कि फोन टेप किया गया था पैसों के लेन देन के मामले को लेकर और पैसों की हेराफेरी को लेकर ये पूरा मामला किया गया था, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जुड़ा हुआ था, और इसी पूरे मामले को लेकर जब फोन टेपिंग की गई तो उसमें उस नाम का जिक्र आया। देखिए, टेलीग्राफ रूल्स के अकॉर्डिंगली और पीयूसीएल वाले जजमेंट के हिसाब से क्राइम डिटेक्शन, जबकि और कोई साधन उपलब्ध नहीं हो, उस परिस्थिति में क्राइम डिटेक्शन के लिए टेलीफोन टेप किया जा सकता है। और इसकी सहमति जो होम सेक्रेटरी की जो चेयरमैनशिप में कमेटी होती है वो इसके निर्देश देती है, और उसके बाद जब अगर इसको 1 महीने से अधिक के लिए करना होता है तो 6 महीने के लिए एक और इससे ऊपर सुपीरियर कमेटी होती है, वो इस विषय में निर्देश देती है। अब क्राइम डिटेक्शन में ये संभव हो सकता है क्योंकि कानूनन तो कहीं ऐसी रोक है नहीं कि जनप्रतिनिधि का टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अगर कहीं ये लग रहा हो कि क्राइम डिटेक्शन के लिए किसी जनप्रतिनिधि का टेलीफोन भी रिकॉर्ड करना जरूरी हो और जो अथॉरिटी है वो इस बात से संतुष्ट हो, तो उसके लिए भी वो आदेश दे सकते हैं, परंतु जितना आवश्यक हो उतना ही फोन रिकॉर्ड किया जा सकता है। और कई बार यानी जैसा कि इस मामले में लग रहा है कि टेलीफोन किसी और का सर्विलेंस में डाला हुआ था और शायद उसमें हो सकता है बातचीत आ गई हो। और इसके अलावा एक तीसरी बात भी और है, अधिकांश लोग अपने नाम से आवंटित टेलीफोन और या खुद के टेलीफोन नंबरों का प्रयोग नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में एजेंसीज के लिए ये बड़ा आसान हो जाता है कि वो उन नंबरों को ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं जो रिकॉर्ड पर तो जनप्रतिनिधियों के नाम नहीं है और उनको वास्तव में उपयोग वो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। तो ये सब बातें तो बड़ी विशद है, क्योंकि किसी ने भी खुल के ये नहीं बताया, किसी भी जनप्रतिनिधि ने भी ये नहीं बताया कि भाई मेरा फलाना टेलीफोन नंबर था और इस टेलीफोन नंबर को सर्विलेंस में डाला गया। सरकार ने भी ये नहीं बताया कि उन्होंने किस किस नंबर के टेलीफोन सर्विलेंस में डाले थे और उनके पास ग्राउंड है, क्योंकि कानूनन रूप से ये गोपनीय जानकारी है, इसको देना आवश्यक नहीं है। आरटीआई के अंदर ये व्यक्ति जरूर ये सूचना मांग सकता है कि वो क्या उसका टेलीफोन ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और यदि रखा गया तो उसका रिजल्ट क्या आया। ये क्योंकि अभी हाल ही में एक मामले में, एक गांधी के निर्णय के मामले में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है हिंदुस्तान के, उन्होंने ये निर्देश दिया कि आदमी को राइट है कि वो गवर्नमेंट से पूछ सके कि क्या मेरा टेलीफोन नंबर
ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और यदि ऑब्जर्वेशन में रखा गया तो उसका परिणाम क्या आया। तो ऐसी तो स्थिति इस मामले में है नहीं, पर यह मामला सारी तस्वीर एक धुंधली है। दिल्ली में रिपोर्ट होती है, अब प्रश्न ये कि राजस्थान में ऑलरेडी 2 FIR दर्ज हैं, उसी मामले में दिल्ली में FIR दर्ज होगी, फिर अल्टीमेटली कोर्ट्स को इंटरफियर करना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन कौन करे। सरकार का कहना होगा कि ये सेकंड FIR है, गजेंद्र सिंह जी का कहना होगा कि नहीं ये क्रॉस FIR है, सेकंड FIR नहीं है, पहली FIR से डिफरेंट है। तो कुल मिलाकर के कोई भी पक्ष स्वच्छ हाथों से खुले बाम से सामने नहीं आ रहा है, और चूंकि कोई भी आदमी स्वच्छ हाथों से सामने तो रिकॉर्ड करने वाले और नहीं जिनका टेलीफोन रिकॉर्ड हुआ, दोनों ही पक्ष जनता से कई सारी चीजों को छुपा रहे हैं, जनता से भी और एजेंसी से, और अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी एजेंसीज को यूज कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारें कानून की बजाय अपने अपने राजनीतिक दलों के एजेंडे से चल रही है, जबकि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रूल ऑफ लॉ है, और जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से आदेश नहीं लेने चाहिए, बल्कि कानून के अनुसार काम करना चाहिए, जो इस मामले में बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्वर्णिम जी, जब बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई कि FIR दर्ज हुई और ये बात सामने आई, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस पर फिर बीजेपी का पलटवार आया है और उनका ये कहना है कि वॉइस सैंपल लेने के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस पर बीजेपी पलटवार करते हुए ये कहती है कि पहले कांग्रेस को अपने जो 2 नेता हैं जिनका उसने जिक्र किया है और जिक्र आता है, उनका वॉइस सैंपल उनको देना चाहिए ताकि कांग्रेस अपनी स्थिति तो स्पष्ट करे पहले। बड़ी इशू है वो ये है कि आज ये टेलीफोन टैपिंग वाला मामला है, इसको बार बार भारतीय जनता पार्टी केवल इसलिए उठा रही है कि एक जनता के सामने ऑडियो जो क्लिप आया था, वो क्लिप आना और उस क्लिप में जो बातें थी, जो बातचीत हो रही थी, वो बड़ा गंभीर मसला था, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन, इतनी बड़ी राशि जिसका आम आदमी तो सपने में भी सोच नहीं सकता, जिस राशि का जिक्र किया जा रहा था और सरकार गिराने का जिक्र किया जा रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया जा रहा था, करने के लिए कहा जा रहा था और राशि प्रदान करने के निर्देश दिए जा रहे थे। इतनी बड़ी राशि का जो कि निश्चित रूप से एक कहना चाहिए कि कोई सफेद जो व्हाइट मनी तो हो नहीं सकता, और किसी व्यक्ति की कोई ऐसा भी नहीं है ट्रेडिंग थी, तो जो ट्रेडिंग हो रही थी वो हॉर्स ट्रेडिंग MLA की या जनप्रतिनिधियों की होनी थी। ये जब बात आई थी तो ये बड़ा एक गंभीर मसला है, और इस गंभीर मसले में कौन शामिल है कौन नहीं है, में इस तरह का रचा जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। देखिए, आज जो भी व्यक्ति है, मैं हूं चाहे आप, हम कोई सा भी फोन खरीद लो, आज इसमें इनबिल्ट डिवाइस आता है कि आप फोन अपने आप ही जिससे भी बात करते हैं तो अपने आप ही रिकॉर्ड होते हैं, उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, किसी सरकार से भी कराने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था, या उन व्यक्तियों की 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत हुई, किसके फोन में वो रिकॉर्ड हुई और उसके किस साथी ने या स्वयं ने या किस मतलब क्या चाहते हुए उस रिकॉर्डिंग को जनता के बीच में एक आपने उसको वायरल कर दिया। अब वायरल कर दिया, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, सबने सुनी, कुछ आवाजें जानी पहचानी होती हैं। प्रभात जी की आवाज है, अगर मैं आंख बंद करके भी इनका चैनल सुनूंगा मुझे पता पड़ जाएगा कि प्रभात जी ही आज एंकर हैं, बोल रहे हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, इसको लेकर के जब आशंकाएं उत्पन्न हो और इतने बड़ा गुनाह अगर अनर्थ हुआ हो, जो पता पड़ रहा हो गुनाह हुआ है और सबने देखा उसका परिणाम राजस्थान में भुगता, तो ऐसे गुनाह पे से पर्दा उठाने के लिए यदि जांच होती है, वॉइस सैंपल कोई लेना चाहता है और वो हम नहीं ले रहे, कांग्रेस तो जा नहीं रही लेने, पुलिस लेने के लिए जा रही है, जांच एजेंसी जा रही है, बड़े अधिकारी जा रहे हैं, और ये तक तय हुआ कि उस वॉइस की जांच किसी भी लेबोरेटरी में भले देश के बाहर करा ली जाए, जरूरी नहीं देश में कराई, देश के बाहर कराने तक भी कहा, लेकिन देने के तैयार नहीं हुए। तो ऐसे में षड्यंत्र की आशंका लगती है, और निश्चित रूप से जब षड्यंत्र की आशंका लगती है तो उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि कहां छुपा के ले जाएंगे, आना तो जनता के बीच पड़ेगा। जी स्वर्णिम जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, समय बहुत कम रहा है, यादव साहब आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। ये भी एक आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि उपचुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, और इसी वजह से ये बिल्कुल एक ऐसी टाइमिंग रखी गई है FIR दर्ज करने की कि उसमें बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाना चाहती है, ये आरोप लगा है बीजेपी पर।
नहीं, ये आरोप तो लगाएंगे, लेकिन इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। जब इनको इतनी बातें बोल रहे हैं ये, तो ये उसी वक्त हाँ क्यों नहीं की इन्होंने कि साहब हमने फोन टेप किया और ये आपकी आवाज है और ये हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं, उसी वक्त क्यों नहीं आ की? इतना समय क्यों लगाया इन्होंने? हम तो आज चुनाव कोई प्रभावित होने वाला नहीं है, चुनाव तो चुनाव के तरीके से लेकिन इनकी जो झूठ है वो पकड़ में आ रही है सीधे सीधे तौर पे, कि ये किस तरह से सदन को गुमराह करते हैं, किस तरह से हमारे प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं, बोलने का काम करते हैं। और गलत एक तरफ कहते हो कुर्सी बचाने के चक्कर में और अनर्गल जो आरोप प्रत्यारोप जो बातें जो चलिए यादव साहब स्वर्णिम जी, मैं माफी चाहूंगा, समय पूरा हो गया है। बहस काफी लंबी इस पर की जा सकती है, दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार चूंकि चल रहे हैं ऐसे में, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब देखना ये होगा कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसका मजमून क्या है, उस एफआईआर में कौन सी शिकायतें की गई हैं, क्योंकि सारी जो जांच की दिशा है वो उस मजमून पर निर्भर करती है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसमें शिकायत में क्या अपनी तरफ से बातें कही हैं, वो आईटी एक्ट के तहत आती है या फिर टेलीफोनिक जो एक्ट बना हुआ है उसके तहत आती है, इन सभी को उसके बाद ही तय किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जब भी फोन टैपिंग का मामला इस सदन में उठा है या फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना है, तब राजनीति ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अब किसको कितना फायदा मिलता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप सभी मेहमानों का इस विषय पर हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।